शुरुआत जहां से होती है, पुलिस के पास एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल पे कोई शख्स होता है जो अपना नाम पता कुछ नहीं बताता, सिर्फ वो इतनी बात कहता है कि नदी के किनारे उसे एक कटा हुआ सिर मिला है जो आधा जला हुआ भी है, यानी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता कि वो कौन है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि कुएं में कुछ पोटली भी नजर आ रही है, कुछ बैग नजर आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि वो है क्या, लेकिन कुएं से बदबू आ रही है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि पुल के पास कुछ कपड़े पड़े हैं जो खून से सने हुए हैं। बस इतना बोल के वो शख्स फोन काट देता है और उसके बाद पूरे पुलिस महकमे में सनसनी मच जाती है। पुलिस के मन में कई सवाल आते हैं कि आखिर ये फोन किसका था, क्योंकि जब तक पुलिस कुछ पूछ पाती, सामने वाले ने फोन काट दिया। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, सारी चीज़ों को देखती है, फ़ोन जिससे आया था उसको कॉल बैक भी करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को क्या मिलता है, वहां पर एक जला हुआ सिर पुलिस को मिलता है, कुछ प्लास्टिक और जूट के थैले पुलिस को वहां पर मिलते हैं, तकिए के कवर यानी पिलो कवर मिलते हैं, टेबल कवर मिलता है, प्लास्टिक के कट्टे मिलते हैं और एक फुल स्लीव्स की शर्ट मिलती है। जो ये सभी आइटम हैं वो सब कुछ खून से सने हुए होते हैं, खून से लथपथ होते हैं। इसके अलावा एक कुएं से बाहर निकाला जाता है उस चीज़ को। कुएं में क्या दिखता है, कुछ चादर है, चादर में पोटली बना हुआ कुछ पड़ा हुआ है, ऊपर इतनी दूर से नज़र नहीं आ रहा है। तो जब गांव वालों की मदद से वो चीज़ें निकाली गई तो उस चादर में से शव मिलता है पुलिस को और ये देखकर पुलिस हैरान हो जाती है, यानी कि कटा हुआ सिर भी मिला है, खून से लथपथ कपड़े भी मिले हैं और अब जो बाकी की बॉडी है वो भी कुएं से मिल चुकी है। अब पुलिस के लिए एक तरफ तो ये मिस्ट्री थी कि आखिर जो ये कटा हुआ सिर मिला है और जो बाकी का बॉडी पार्ट मिला है वो किसका है। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस के पास एक और मामला आता है जहां पर ये पता चलता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी वाले किशनगढ़ शहर के रहने वाले बड़े मार्बल कारोबारी भवानी शंकर शर्मा लापता है। वो पिछले कुछ दिनों से लापता हैं, वो अपने गोडाउन में भी नहीं आ रहे हैं, वो कहीं नहीं है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर इतना बड़ा कारोबारी कहाँ गायब है। तो क्या जो सिर कटा हुआ मिला है और भवानी शंकर शर्मा के लापता होने में कोई कनेक्शन है, लेकिन इतना बड़ा कारोबारी उसको कोई इस तरीके से कैसे मार सकता है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों केसेस को अलग अलग तरीके से रखा गया। अब लेकिन भवानी शंकर शर्मा कई दिनों से गोडाउन नहीं जा रहे थे। जो उनके माँ बाप थे वो, यानी कि जो भवानी शंकर शर्मा है, वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप से अलग रह रहे थे, एक ही शहर में अलग अलग घर में रह रहे थे। वजह ये कि भवानी शंकर की पत्नी को अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना था, यानी कि ससुराल वालों के साथ नहीं रहना था, उसकी अनबन रहती थी, इसलिए उसने ज़बरदस्ती अपने पति को एक ही शहर में अलग घर में रखा हुआ था। इसके अलावा जब भवानी शर्मा की बीवी निधि शर्मा गोडाउन पहुंच रही है, ऐसी खबर भवानी शर्मा के पिता को लगती है, तो उनको शक होने लगता है कि आखिर उनका बेटा गया तो गया कहाँ। वो उनको फ़ोन कॉल करते हैं लेकिन भवानी शंकर शर्मा कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं। अब भवानी के पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा ने कॉल भी किया अपने बेटे को, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कोई जवाब नहीं आया। अब 4 मई 2023 का न्यूज़पेपर जब भवानी शंकर शर्मा के पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा के घर पर आता है, वो जब अखबार पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस न्यूज़पेपर में जो खबर लिखी हुई थी, एक शख्स की, सिर कटे हुए शख्स की जो खबर लिखी हुई थी, वो कहीं ना कहीं उनके बेटे से मैच हो रही थी। वो कैसे? वो इस तरीके से हो रही थी क्योंकि जब दुर्गा प्रसाद ने पूरी खबर पढ़ी तो उसमें पता चला कि जो सिर पुलिस को मिला है, उस सिर में जो एक आँख है उसके नीचे एक स्टील का तार था, जिससे ये पता चलता है कि दुर्गा प्रसाद के बेटे के आँख के नीचे भी सेम वैसा ही स्टील का तार था। यानी कि जो मारने वाला शख्स था उसने ये पूरी प्लानिंग कर ली थी कि वो इस सर को जला देगा और किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन जो आँख के नीचे जो इस पोर्शन में स्टील का तार था उससे खुलासा होने लग रहा था। दुर्गा प्रसाद को ये पता था कि उसके बेटे के आँख के नीचे भी स्टील का तार लगाया गया था, क्योंकि उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो ऑपरेशन हुआ था और वो तार लगाया गया था और हड्डी को जोड़ा गया था। दुर्गा प्रसाद को ये भी पता था, उन्होंने पुलिस को बताया कि केवल दिल्ली का एक ही डॉक्टर है जो इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं और उन्होंने ही अब उनके बेटे के आँख के नीचे स्टील का तार लगाया था और सिर्फ ऐसे 3 लोग थे जिनके आँखों के नीचे ये स्टील का तार लगाया गया था। इसके बाद ये वेरीफाई किया गया, जो भवानी शंकर शर्मा हैं उनके अलावा, क्योंकि वो तो लापता है, तो बाकी के जो लोग हैं
उनको वेरीफाई किया गया, वो सब तो ठीक थे, अपने अपने घर में थे। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो सिर मिला है वो भवानी शंकर शर्मा का ही है। ये जानते ही निधि यानी कि भवानी शंकर शर्मा की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। वो इस तरीके से रोती है कि पुलिस को निधि पर ही शक हो गया, क्योंकि एक मेलोड्रामा करना और सच में इमोशनल होना, जब उसमें फ़र्क इंसान को पता चलता है। और अगर पुलिस है तो जाहिर सी बात है पुलिस को कुछ ऐसा संदेह हुआ, लेकिन तब भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे, तो वो अपनी जांच आगे करती रहती है। लेकिन अब पुलिस ने एक एक करके सभी घर वालों से पूछताछ की, क्योंकि निधि की अपने ससुराल वालों से बनती नहीं थी, तो वो अपने मायके वालों से ज़्यादा बातचीत करती थी और उनको घर के बारे में सारा कुछ बताती रहती थी। इसके बाद जब पुलिस की बारी आई पूछताछ करने की, जब ससुराल वालों से सारी पूछताछ कर ली, उसके बाद निधि के मायके वालों से पूछताछ की गई। उसमें जब निधि के भाई से बातचीत की गई तो पुलिस ने थोड़ी सख्त तरीके से पूछताछ की। जब निधि वहाँ पर मौजूद थी, उसने ये सब देखा तो निधि टूट गई और उसने ये पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही अपने पति भवानी शंकर शर्मा को मारा है। ये उसने कबूल किया। इसके बाद ये पूरा केस यानी कि जो कत्ल की पूरी प्लानिंग है, कत्ल कैसे किया गया, अब इस चर्चा पर आते हैं। तो ये बताया भवानी का दोस्त और ड्राइवर अशोक वैष्णव के साथ मिलकर भवानी की पत्नी ने, निधि ने ये पूरा कत्ल को अंजाम दिया। भवानी को जूस में नींद की गोली दी गई, उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया तो कुल्हाड़ी की मदद से भवानी को उसकी पत्नी ने मारा। बॉडी को अलग किया गया और उसे फिर बेसमेंट में ले जाया गया। सिर को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जल पाया। इसके बाद सब कुछ इधर उधर फेंका, कुछ जंगल में फेंका, कुएं में फेंका, नदी में फेंका। और जब वो सिर को फेंकने जा रहे थे तो अचानक से सामने से पुलिस की जीप आ रही होती है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर और निधि यानी कि अशोक और निधि गाड़ी में मौजूद थे। उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, तो वो हड़बड़ी में आकर तमाम चीज़ें इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो जो घर पे जो खून के निशान बेडशीट पे लगे थे, पिलो कवर पे लगे थे, टेबल कवर पे लगे थे, वो सब इकट्ठा करते हैं और फिर कुछ कुएं में फेंका, कुछ जंगल में फेंका, कुछ नदी में फेंका। ऐसे उन्होंने सारी चीज़ें इधर उधर फेंक दी। निधि ने बताया कि उसका पति अय्याश था, जब पूछताछ की गई तो बताया, और उसका दूसरी लड़कियों से अफेयर भी था। यानी कि जब वो राजस्थान से दिल्ली जाया करता था तो वो क्लबिंग करता था और लड़कियों के साथ बातचीत होती थी, अफेयर था। ये सब निधि ने आरोप लगाए हैं अपने पति पे। इसके अलावा उसे ये डर था कि उसकी जो पति की और उसकी प्रॉपर्टी है उसे ससुराल वाले छीन लेंगे, और तब ये उसने प्लानिंग की। उसके दिमाग में ये प्लानिंग काफ़ी दिन से चल रही थी। जांच में निधि और उसके ड्राइवर अशोक के अफेयर का भी शक जताया गया, लेकिन कोर्ट में इस बात का कोई भी सबूत नहीं था, तो ये प्रूफ नहीं हो पाया। भवानी शंकर की एक डायरी मिली। अब इस डायरी से कई खुलासे हुए, क्योंकि भवानी शंकर को काफ़ी ज़्यादा लिखने की आदत थी, तो उन्होंने अपनी डायरी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि निधि डाइवोर्स लेना चाहती थी और वो रोज़ डाइवोर्स लेने के लिए उनको परेशान किया करती थी। वकील के पास भी गए और कोर्ट तक भी गए, और भवानी शंकर ने अपनी डायरी में लिखा कि वो जानबूझकर घर से लेट निकले थे ताकि उनका डाइवोर्स ना हो सके, यानी कि वो अपना रिश्ता बचाना चाहते थे। इसके बाद सुबह से ही जाने के बाद वो रात में सीधा घर आती थी, यानी कि वो सुबह ही घर से निकल जाती थी और रात के 11-12 बजे वो घर के अंदर आती थी। वो दिन में कहाँ रहती थी भवानी को वो कुछ भी नहीं बताती थी। इसके बाद वो कंपनी बंद करने की धमकी भी भवानी को देती थी। इसके अलावा स्टाफ को घर से निकालने के लिए भी वो धमकी देती थी। उसे डर था कि उसे जहर दिया जा रहा है, यानी कि भवानी शंकर शर्मा को ये डर था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा रहा है, क्योंकि जो खाना निधि अपने पति को देती थी, तो जब पति उसी प्लेट पे से उसे खिलाता था तो वो उल्टी का बहाना करके वो सारा खाना निकाल देती थी, लेकिन उसे निकलती नहीं थी। अब पूरे मामले में जो डायरी सामने निकल कर आती है उससे यही जाहिर होता है कि निधि अपने पति से अलग होना चाहती थी, वो उससे ज़्यादा परेशान थी, वो स्टाफ को निकालना चाहती थी, धमकी देती थी। प्रॉपर्टी की बात भी इसमें काफ़ी सामने आई। इसके अलावा जब ये सब कुछ साबित हो गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या सज़ा दी। 30 जुलाई 2004 को कोर्ट ने निधि और ड्राइवर अशोक को हत्या का दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इसके बाद जब सज़ा पूरी हो जाती है तो निधि ने जेल से निकलकर अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो नई जगह नए घर में रहने लगी और उसके बाद उसने अपनी वहाँ से ज़िंदगी दोबारा से शुरू की। तो ये थी पूरी कहानी, जहाँ पर किस तरीके से इस कत्ल की प्लानिंग शुरू हुई, किस तरीके से सारा अंजाम दिया गया। एक स्टील के तार से ये पहचान हुई कि वो सिर निधि के पति का है और उसके बाद कोर्ट ने सज़ा सुनाई।
तो कहानी मैंने आपको बताई है। कोई नाम अगर आप ऐसा जानते हैं जिसकी कहानी मैं आपको सुना सकूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।